बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में धमकी आमेज़ ख़त पर शुरका को एतमाद में लिया गया। इसके साथ साथ पार्लियामेंट की सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास भी तलब किया गया था। इसके साथ साथ नाज़रीन, इस पर ज़रा आज डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ चीनी वज़ारत ख़ारिजा का आज बड़ा एक अहम ऐलान सामने आया है, जिसके मुताबिक चीन का पाकिस्तान के कौमी वकार के दिफा में हिमायत का ऐलान किया गया है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज हमने देखा जिस तरह से अभी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, आला सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक हुए, ख़त पर जो शुरका थे उनको एतमाद में लिया गया। फिर इसके साथ साथ पार्लियामेंट की सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास में भी ये ख़त दिखाने की बात की गई। फिर हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ कुछ सीनियर सहाफ़ियों के साथ इस ख़त के मंदरजात शेयर किए गए। चीफ जस्टिस को ये ख़त दिखाने की बात की गई ताकि कोई इब्हाम ना रह जाए इस ख़त को लेकर, लेकिन इस पर ऑपोजिशन इस सारी सूरत हाल को सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं। आज बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया कि ये ख़त एक सफ़ीर ने दूसरे सफ़ीर को भेजा और इसका मकसद ये है कि इदारों को दबाव में लाया जाए। अदम एतमाद से ये गवर्नमेंट भागना चाहती है और यही बात आज राना सनाउल्लाह और अपोजिशन के कुछ लोगों ने भी की कि ना कोई धमकी है ना रिस्क है, वज़ीर आज़म फ्रॉड कर रहे हैं और अपना मकसद पूरा करने के लिए सिर्फ ये एक बयानिया जो है, एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया जा रहा है। ये बात की जा रही है अपोजिशन की जानिब से। आज जब जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे क्योंकि ख़त का जायज़ा इसमें लिया जाएगा, तो उन्होंने भी ये बात की कि ये ख़त भी जाली है, ये खुद भी जाली हैं और इनका मैंडेट भी जाली है और अपोजिशन जो है वो इस सारी सूरत हाल को मानने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं। आज हमने देखा कि विफाकी वुज़रा की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हुकूमत की तब्दीली अगर आईनी तौर पर हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से तब्दीली का डोल जो है वो डाला जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने चंद पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया और ये कहा कि आए आपको सबूत दिखाएं, आए आपको ख़त दिखाते हैं ताकि जो इब्हाम है वो दूर हो जाए, लेकिन उन्होंने इस इजलास का बाइकआउट किया, जिससे ये तासुर जाता है और तकवीयत मिलती है इस तासुर से कि अपोजिशन के चंद सरकर्दा रहनुमा पूरी तरह से इस साजिश में मुलव्विस और बैरूनी ताकतों से डिक्टेशन ले रहे हैं। बहरहाल ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो कहाँ जाएगी, ये मामला कितना तशवीशनाक है, इस पर बात करेंगे। और आज हमने देखा अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं की जानिब से जब मीडिया टॉक की गई और कुछ ट्वीट्स भी किए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की जानिब से हमें NRO मांगा जा रहा है, लेकिन हम किसी सूरत गवर्नमेंट को NRO नहीं देंगे, जबकि दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये क्लेम करती नज़र आ रही है कि ना हमने किसी से NRO मांगा है, ना हम कोई इस्तीफ़ा देने की मूड में है, बल्कि हम आखिरी बॉल तक खेलेंगे। क्या वाकई कोई NRO मांगा गया गवर्नमेंट की जानिब से या ये सारी कहानी क्या है अंदर की, ज़रा खबर एहतशाम साहब से जानने की कोशिश करेंगे। और आज वज़ीर आज़म आपसे कुछ देर पहले कौम से अहम खिताब भी करने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि ये खिताब कितना अहम होगा और क्या अहम बात करने जा रहे हैं। बहरहाल सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, अब सीनियर एनालिस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे रहनुमा PTI जमशेद इकबाल चीमा साहब भी। एहतशाम साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। सर, क्या देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? अब ये जो खासकर धमकियाँ में इस ख़त का मामला है, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये दिखाया गया, आला अस्करी सिविल हुक्काम शरीक थे, चीफ जस्टिस को दिखाने की बात की गई, मीडिया के कुछ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे मदरजात शेयर किए गए, लेकिन ऑपोजिशन अभी तक मैं ना मानूं की पॉलिसी पर गामजन है। ये मामला सर कितना तशवीशनाक है? सोनिया, माज़रत के साथ हर चीज़ पोलिटिसाइज़ की जा रही है, हर बात हर पहलू को जिसको कहते हैं सियासत की नज़र किया जा रहा है। कुछ चीज़ें तो हकीकत हैं। आज आपने देखा दो बड़े अखबार, एक उर्दू का एक अंग्रेज़ी का, उन्होंने भी बहरहाल इस बात को मान लिया। आज आप देखें हेडलाइन थी उनकी कि जी पाकिस्तान के जो अमेरिका में सफ़ीर हैं उनकी तरफ से मुरासला आया, उसमें बहुत सारी बातें की जो हमने 4 दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आपको बता दिया था कि किसने क्या बात की थी। देखिए, एक वो हकीकत है कि जी आपको एक अमेरिका जिस तरीके से आपको फॉरेन पॉलिसी आपको रिव्यू करने को कह रहा है, अभी देखिए पूरी दुनिया में गोल्ड पोस्ट चेंज हो रहे हैं, सर जंग का ज़माना जिसको कहते हैं वापस आ रहा है और नए नए जिसको कहते हैं इत्तेहादी बनाए जा रहे हैं, नए नए दुनिया के आप देख लें जाके तो नए नए मरकज़ बनते चले जा रहे हैं। और अमेरिका ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के बाद जिस तरीके से चाइना और रशिया इकट्ठे हुए हैं तो उन्हें लग रहा है कि वो आइसोलेट हो रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक इमर्ज हो रहा है, वो जो थ्रेट कर रहा है अमेरिकन लेड वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर को, तो ज़ाहिर है अमेरिकन किस तरह बर्दाश्त करेंगे। 45 से लेके अब तक वही चल रहा था।
दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद, उसको ज़ाहिर धचका लगा। बहुत से हवालों से हमें भी पता चल रहा है, हर आदमी को पता चल रहा है कि अमेरिकन के बड़े वाज़ेह इंटरेस्ट हैं इस रीजन में, वो क्या कराना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आपने देखा 10 साल की हम जंग भी लड़ी, बंदे भी मरवाए, इसके बावजूद आपने देखा हम ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया। अब अमेरिकन जो है वो एक बड़ी मुश्किल में है। चाइना के ख़िलाफ़ जो कुछ करना चाहते हैं, इवन जो हिंदुस्तान उनका बड़ा स्ट्रेटेजिक अलाइज है, उनका अलाई है, वो भी उनकी बात नहीं मान रहा। यूक्रेन के मामले में उसने एब्सटेन किया चाइना के साथ मिलकर, पाकिस्तान ने भी किया। 3 मुल्क हम 32 ममालिक में शामिल, इन्होंने एब्सटेन किया था। 5 रूस के हक़ में गए थे, 132 के करीब उन्होंने करारदाद के हक़ में फ़ैसला दिया था जो अमेरिकन चाह रहे थे। अब सवाल है कि अमेरिका हिंदुस्तान को तो नहीं कुछ कह सका। आज भी वो देख लें, उनके फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं, जिस तरीके से पींगें बढ़ाई जा रही हैं, उनको नहीं कुछ कहते कि जी आप क्यों उनके तल्लुकात उनके साथ अच्छे हैं, हम चाइना के साथ तल्लुकात बेहतर करें, रशिया के साथ करें, तो हमें जिस तरीके से कहा जाता है कि जी आप क्यों कर रहे हैं। तो ये एक बात पहले तो समझने वाली है कि ये एक हार्ड फैक्ट है, अगरचे इसकी टाइमिंग ऐसी है कि ये अदम एतमाद के दिनों में बात आई। 7 जिसको कहते हैं मार्च को ये ख़त आया यहाँ पे, और उसके बाद 3 हफ्ते पहले मुझे 8 तारीख को या 9 तारीख को मुझे इस बारे में पता चला था। मैंने आपको बताया भी था, लेकिन जिक्र नहीं किया कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला, अनलेस किसी तरफ से बात आए तो हम बात करेंगे। अब ये एक हार्ड फैक्ट है सोनिया, अब इसको देखना है हम इसको कैसे टैकल करते हैं। काश इस मामले में सियासत ना होती। ओपोजिशन भले आज देख लें 172 बंदे उन्होंने पेश कर दिए, शायद हाई मॉरल ग्राउंड उनका बन रहा है, देखना तो है कि उस दिन भी साथ होंगे कि नहीं होंगे। चलें इस बात, ये अपनी बात है उनकी, लेकिन दूसरी तरफ रेडिली डिनाई कर देना कि जी टोटल झूठ है, ये फ्रॉड है। एक साहब ने कहा कि जी कि अपोजिशन के बंदे ने कि जी हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सफ़ीर को, हमारा जो सफ़ीर है वहाँ पे अमेरिका में, उसको दबाव में ला के कहा इस तरह के ख़त लिखो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये बचगाना बातें हैं, ये सियासत में सफारतकारी में इस तरह नहीं होता। ठीक है, थोड़ी गलती हुई मेरे ख्याल में, मैं रोज़ कहता हूँ कि पब्लिक में आना नहीं चाहिए था, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में जाते, पार्लियामेंट में जाते, चीफ जस्टिस की जो बात की है बहुत पहले होते। खैर इस हवाले से कुछ देर हो गई है। अहम सवाल है कि चाहे अमेरिका के हवाले से हमें अब सोचना होगा, अपनी पॉलिसी को देखना होगा, हमने क्या करना है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है बैलेंस करने की, चाइना अमेरिका के साथ ताल्लुकात होते नहीं होते। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने की बात है, वो जो पाकिस्तान कर रहा है, सुनिए जो अगली हुकूमत आएगी वो भी शायद उसको वैसे उसको लेके जाना पड़े। सही, ठीक है। अच्छा हारिस नवाज साहब, आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? ज़ाहिर है आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, आला सिविल अस्करी हुक्काम ने शिरकत की और ख़बरें ये आ रही हैं कि इसका एलामिया भी अब जारी कर दिया गया और मुतफ़िका तौर पर कौमी सलामती कमेटी की जानिब से इसे गैर सफारती करार दिया और गहरी तशवीश का इजहार किया गया, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया गया। कौमी सलामती कमेटी में जो डिस्कशन हुई और उस खत को दिखाया गया, उसके बाद ये एलामिया जारी किया गया, लेकिन अपोजिशन की जानिब से अभी तक इस मामले को सीरियस नहीं लिया जा रहा है। जिस तरह से अभी बात की कि राना सनाउल्लाह कह रहे थे ना कोई धमकी है ना रिस्क है, एक सफ़ीर ने दूसरे सफ़ीर को खत लिख दिया, तो कैसे देखते हैं आप इस सारी सिचुएशन को? आपको नहीं लगता कि अंदरूनी इख्तलाफात तो अपनी जगह, लेकिन जब जब हमें किसी भी तरह के बैरूनी खतरे का सामना हुआ, पूरी कौम यकजुबान हो गई, तो अपोजिशन की जानिब से यहाँ कोई मैच्योरिटी दिखानी चाहिए? सोनिया, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इतना सीरियस इशू और उसके ऊपर आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तमाम जो हमारे आपस में इख्तलाफात हैं वो ख़त्म साइड पे कर देंगे और एक अपोजिशन असम्बली में प्लस सेनेट का जॉइंट एक स्टेटमेंट आनी चाहिए थी और इसको कंडेम करना चाहिए बहुत सख्त अल्फाज में, बिकॉज ये रियासत पाकिस्तान की बात है, ये कोई हुकूमत की बात नहीं है, ये अपोजिशन की बात नहीं है, पाकिस्तान के अवाम की बात नहीं है। ये रियासत पाकिस्तान के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम को यकजा होना चाहिए और कौम के नुमाइंदे जो हैं वो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो असम्बली में हैं। तो ये एक नहायत अफसोस बात है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि फ़र्स्ट टाइम ये 3-3.5 साल में 4 साल में पाकिस्तान ने एज ए सॉवरन इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे बिहेव करना शुरू किया है। पहले हमें हर एक कोर्स कर देता था, प्रेशर में ले आता था, हम उनकी बात मान जाते थे, जी ठीक है जी हमें खुश रखें, हमें आप कुछ ना कहें और अपना काम करते रहें। ये अब वो टाइम गुजर चुका है। नंबर 2, जिस तरीके से अमेरिकन डिप्टी अंडर सेक्रेटरी स्टेट ने हमारे एम्बेसडर से बात की, उस वक्त वो कॉन्फ्रेंस में थे, वो नोट बनाए गए, शी हैज़ नो राइट टू फोर्स हमारे पाकिस्तान के नुमाइंदे को जी आप ये करें जी कि कोर्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गया तो हम सोचेंगे, अदरवाइज ये हम बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। व्हाट राइट यू गॉट? आपके लिए हमने आपके लिए क्या कुछ किया? हमने अफगानिस्तान में 80,000 लोग अपने शहीद करवा लिए, हमने $150 अरब का नुकसान किया, टीटीपी ने हमारे खिलाफ एक किस्म की लड़ाई शुरू कर दी, जस्ट नाराज होकर कि हमने उनका साथ क्यों दिया, और हमने उसकी वजह से कितना सफ़र किया है।
उन फैमिली से पूछें जिनके, और उन आर्मी शहीदों के लोगों से, बच्चों फैमिली से पूछें कि उनके साथ बिल्कुल, क्या हाँ। गुजर रही है। तो बात ये कौम को किस बात का, क्या ये ऑपोजिशन को अपना जाती मफाद लेकिन ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर ये भी ऑपोजिशन बात करती है, बात होती है कि आज़ाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की हम बात तो करते हैं, लेकिन हमारे मुफादात भी तो वेस्ट के साथ ज़्यादातर जुड़े हैं। आप देखें IMF के मामलात, हम उनके कर्जदार हैं, फिर FATF के मामलात आप देख लें, तो मुआशी हवाले से भी तो हमें खुद मुख्तार होना चाहिए ना, तब जाकर हम बात करें एक आज़ाद जो खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी है उसकी। सोनिया, उसके लिए आप यही एग्जर्ट कर रहे हैं कि आप उनका लोन भी उतारते हैं। आपने $29 बिलियन का उनका लोन और सूद के साथ पैसा वापस किया है। नंबर 2 बात यह है कि इसीलिए पाकिस्तान क्यों एग्जर्ट कर रहा है इस अलाइनमेंट में, अपने रीजन में BRI के लिए चाइना को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद हम अपना CPEC बना रहे हैं, बिकॉज वी बिग इस्लामिक कंट्री, न्यूक्लियर कंट्री, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, गुड जियोस्ट्रेटिक लोकेशन। हम चाहते हैं इकोनॉमिक तरक्की करें, अपने फैसले अपने मुल्की मफादात में करें, एंड वी शुड गेट आउट ऑफ IMF वर्ल्ड बैंक। लेकिन माज़रत के साथ एक चीज़ फारिस साहब ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखें, ये सारी दुनिया में होता है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन जो नेशनल इंटरनेशनल चैलेंजेस या सीरियस इश्यूज़ होते हैं उन पे वो बैठ के मुकालमा करते हैं और फिर एक बात पे इकट्ठे होते हैं, इत्तफाक राय से चीज़ें होती हैं। अमेरिका में देखें आप, ये पहला बंदा ट्रंप आया था, वो कहते हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, जिसने जंगों से निकलने की बात की। अदरवाइज़ आप देख लें, क्या कहते हैं, डेमोक्रेट जंग शुरू करेंगे तो रिपब्लिकन सपोर्ट करेंगे, रिपब्लिकन करेंगे तो डेमोक्रेट सपोर्ट करेंगे। यही आपके हिंदुस्तान में भी हाल है। सवाल ये कि हम अपने छोटे छोटे ब्रिगेड साहब पैटी इंटरेस्ट के लिए ये नेशनल इंटरेस्ट को क्यों कुर्बान करते हैं? यही तो अफसोसनाक बात है कि इसलिए कि जब हम फॉरेन एजेंडे पे चलते हैं, पहले चलते रहे हैं, और नाउ देयर यूज्ड टू दोस कंट्रीज कि वो आपको आके आर्म ट्विस्टिंग करते हैं और आपकी मर्जी फैसले कराते हैं। अब इनको एक ये बात पसंद नहीं आ रही है, रशिया इज अनदर के जी आप रशिया क्यों गए भाई? आपने अमेरिका इंडिया को एब्सटेन किया, इंडिया ने उनके बाद प्लीज गवर्नमेंट को वोट नहीं दिया, आपने इंडिया को क्या किया? दे स्टिल देयर डार्लिंग। आप क्वाड में देखें क्योंकि उनको ज़रूरत है, पाकिस्तान की ज़रूरत थी अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के आगे पीछे फिरते रहे। पाकिस्तान ने उनको इवैक्यूएशन करने में मदद की जब इनके लोग फंस गए थे, उस वक्त पाकिस्तान की अपोजिशन नहीं की गई। पाकिस्तान से आंटी डिमांड कर रहे थे, पाकिस्तान ने वो एक्सेप्ट नहीं की है। पूरा वेपन असला सारा छोड़ के, जान के आना ठंडी छोड़ गए कि ये दहशत गर्दों को मिल जाए और वो चाइना की तरफ इस्लामिक तुर्किस्तान मूवमेंट जो है वो वहाँ प्रॉब्लम करे, इधर पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो और हमारा स्टेबिलिटी ना हो, हमारा CPEC मंसूबा ना बने। तो हमें कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना है, ठीक है, हमें कहीं थोड़ी सी तकलीफ उठानी है, उठाएंगे तो आइंदा के लिए सर उठा के खड़े होंगे। ठीक है, ठीक है। रहनुमा PTI जमशेद इकबाल साहब भी प्रोग्राम में हम ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच चीमा साहब आपके वक्त का। चीमा साहब, आगाज़ इसी से कर लेते हैं। ये जो धमकी हमें इस खत ज़ाहिर है आज कौमी सलामती कमेटी में भी पेश किया गया, इसका मुश्तरका एलामिया भी अब से कुछ देर पहले जारी किया गया है, लेकिन आज फवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे, उन्होंने अपोजिशन पर भी इसका इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन के कुछ सरकर्दा रहनुमा भी इस साजिश में पूरी तरह से मुलव्वस हैं, बैरूनी ताकतों से डिक्टेशन ले रहे हैं, लेकिन अपोजिशन दूसरी जानिब इस सारी सूरत हाल को सीरियस नहीं ले रही। आज ये भी बात की फवाद चौधरी साहब ने कि हमारे अपने जो अरकान असम्बली हैं जो इधर उधर चले गए, हो सकता है कि उन्हें साजिश का इल्म ना हो, जब इल्म होगा तो वो वापस आ जाएंगे। तो सर, अभी भी उम्मीद है आपको कि जो लोग चले गए वो वापस आ जाएं इस सारी सूरत हाल के बाद? देखिए, मैं समझता हूँ इस वक्त तो वापस आना या ना आना वो छोटी बात है। बेसिक बात है कि आपके पास आपकी अदम एतमाद में, तहरीक अदम एतमाद में दो चीज़ें आ गई। हाँ। एक आया कि इसमें गैर मुल्की हाथ जो है बड़ा सीरियसली, बड़ा एविडेंट है, बड़ा ओपन है, इसमें उसके टेंजिबल सबूत हैं, लिहाजा उसमें कोई इनकार नहीं कर रहा कोई। पहले लोगों ने थोड़ा सा अंडरमाइन करने की कोशिश की, लेकिन जब आप पहले सीनियर सहाफ़ियों को दिखाया गया, जब कैबिनेट को दिखाया गया, बाकी जगह पे बताया गया या उसका दिया गया, यू कैन से कि उसका जो पतन है, तो लोग अब यही है कि जैसे जस्ट इसे एक छोटी बात बना के पेश किया जाए, जो आप कह लें कि एजेंडे पे खेलते हैं, वो थोड़ा सा इसे नॉन सीरियस या लेस सीरियस बना के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा बैगेज है कि जो एक गैर मुल्की एजेंडे को टो करना, उसकी सहूलतकारी करना, वो आप सियासतदान हैं या आप किसी अदारे के आदमी हैं, आप किसी अदालत के आदमी हैं, आप कोई साफ़ी हैं, जो भी हैं, आप कितनी बड़ी मुकद्दस गाय हैं, आपका कितना बड़ा नाम है, आपके बाप दादा कौन थे, आपकी कितनी लोग कस्में खाते हैं, ये बातें गैर अहम है। ये गैर मुल्की एजेंडा है जिसको लेके जो बंदा भी इसमें रोल प्ले करेगा वो वही गना जाएगा, तारीख उसका शुमार वही करेंगे। दूसरी बात इसमें है
इसमें पैसे का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा है और पैसा भी गैर मुल्की। सो आप कह लें कि जब गैर मुल्की पैसा हो और गैर मुल्की ही एजेंडा हो और उसे टो करें, तो फिर मैं समझता हूँ कि इस बैगेज को उठा के कुछ लोगों के लिए जिनकी थोड़ी सी भी है, इज्जत है। जी मैं साहब माजत के साथ जिसकी एक चीज़ ऐड करूं, उसका भी जवाब दीजिएगा। अब गैर मुल्की पैसा है और आसिफ जरदारी साहब के बारे में ये बात मशहूर है, वो कह चुके हैं कि कौन बंदा है जिसकी कीमत नहीं है, और हर बंदे की हम कीमत दे सकते हैं, देने के लिए तैयार हैं। एक तरफ भाई से पैसा, अब वो थ्रू जरदारी साहब आ रहा है, किसके आ रहा है, और ओपनली कन्फेस किया जा रहा है कि जी हर बंदे की कीमत है। तो मेरा सवाल आपसे है कि ये कीमत आपके लोग भी वसूल कर रहे हैं, इत्तेहादी भी वसूल कर रहे हैं, कौन कौन वसूल कर रहा है? नहीं सर, इसमें मेरा और आपकी बात ही नहीं है कि मेरा है ये मुखालफ है। वो फौज से है, वो सियासतदान है, वो अदालत से है, वो सहाफत से है, वो सिविल सोसाइटी से है, वो मस्जिद से है, वो मंदिर से है। ये बात नहीं है। बात है कि यहाँ सिर्फ दो तबके हैं। एक वो जो अपने मुल्क का एजेंडा टो करते हैं, अपनी कौम का एजेंडा टो करते हैं, दूसरे जो गैर मुल्की एजेंडा टो करते हैं। एक वो जो आप कह रहे सिविल सोशल सर्विस करते हैं, दूसरे वो जो बिके हुए हैं। ये दो तबके हैं। इसको आप पीटीआई वर्सेस अपोजिशन न गिने, इसको सिविल सोसाइटी वर्सेस फौज न गिने, इसे अदालत वर्सेस बार और बेंच न गिने, इसे किस तरह तकसीम ना करें। कोई तकसीम नहीं इसमें एक ही तकसीम है कि कौन बंदा जिसकी कीमत है, जो 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 बिक जाता है टकों पे, डॉलरों पे, रियालों पे या पाउंडों पे, और कौन है जो नहीं बिकता, कौन है जो अपने मुल्क के साथ है, सोशल सर्विस कर रहा है, और कौन है जो हर वक्त कीमत लेने को तैयार। चलें चीमा साहब, ये आपकी बात क्लियर हो गई। ये फरमाइएगा कि आज कौमी असम्बली में ओपोजिशन ने 172 बंदे पूरे कर दिए हैं, और उनका क्लेम है कि जी अब प्राइम मिनिस्टर को अगर थोड़ा सा भी हाई मॉरल ग्राउंड है, कोई सियासी तौर पे, अखलाकी तौर पे उनके पास जवाब नहीं रहता, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। तो क्या कहेंगे इस बात पे कि 172 बंदे उन्होंने पूरे करनी है? वो कहते हैं इजलास आप बुलाते नहीं हैं, अब कहाँ पे हम जाके साबित करें? जी इरशाद साहब, देखिए मैं यही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इनमें जरा सी भी गैरत है, जरा सी भी कोई से है, जरा सी भी कोई इज्जत है, तो इस गैर मुल्की एजेंडे के आप कह लें बैगेज को छोड़ के चले जाएं। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिसकी हमें धमकी दी गई, जिसका टेंजिबल सबूत है और जिसके पैसे भी भेजे गए, उसको छोड़ के चले जाएं। अदरवाइज इनका नाम तारीख में सहूलतकारों के तौर पर लिखा जाएगा। हमें ना अपनी पॉपुलैरिटी का इशू है, ना हमें अवाम के पास जाने का इशू है, ना हमें वोट का इशू है, ना हमें ये कि जी हमारी 6 महीने पहले गवर्नमेंट खत्म हुई थी उससे क्या फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इशू नहीं है। इशू ये है कि मियां नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, फजल रहमान का, जरदारी साहब का नाम कहाँ लिखा जाएगा? तारीख ने लिखना है ना कुछ। तारीख ने जो लिखना है, मुजीबर रहमान का नाम कहीं लिखा हुआ है, आप कह लें मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ किरदारों के नाम लिखे हुए हैं, तारीख में ये नाम लिखा जाएगा। लिहाजा मुख्तलिफ जर्नलों का नाम मुख्तलिफ जगह लिखे गए हैं, अब यहाँ भी किसी को लिखा जाएगा। तो कौन कौन सहूलतकार है, कौन कौन इसमें हिस्सा बन रहा है? कौम अंधी बिल्कुल नहीं है। अब सिर्फ मीडिया आपके पास नहीं है, मेरे पास भी, मेरा भी ये मीडिया है, मेरे पास अखबार है, मेरे पास है, मैं बोलता भी, मैं भेजता भी हूँ। इस तरह यहाँ पे इस वक्त 15 करोड़ फोन है, 15 करोड़ अखबार है, 15 करोड़ ही टीवी है। सर इस कौम को अब बेवकूफ समझना, अपना नैरेटिव बिल्ड करना, बताना छोड़ दें। अब आप ये कहना छोड़ दें कि सिर्फ आप में अकल है, आप स्मार्ट है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ। आप ये किसी गांव में बैठा हुआ बंदा स्मार्ट नहीं है और आप स्मार्ट हैं। आप लाइब्रेरी में, ठीक है, ये बात है चीमा साहब, मोरालिटी की, मोरालिटी तो रही नहीं है, हाथ है सब नजर। अब तो मफादात की सियासत है। आज जिस तरीके से 172 बंदे पेश किए, आप उसको भले ना माने, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला नहीं आ गया कि अब क्या करेंगे जब वो बंदे कह रहे हैं हमारे बंदे पूरे हो गए हैं? ये बहस तो तारीखदान लिखेगा, पैसा कहाँ से आया, किसने लिया, किसने नहीं लिया। अब एज वी स्पीक ग्राउंड रियलिटी ये बता रही कि उनके बंदे पूरे हो गए हैं। व्हाट नेक्स्ट? अब प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करेंगे? देखिए इसमें जो इस बात प्राइम मिनिस्टर ने जो करना है उसने करना है, उसने सड़कों पे आना है, पीटीआई ने सड़कों पे आना है। हमने किसी को नहीं छोड़ना जिसको हम एक्सपोज ना करें। हमने किसी का नाम जो सहूलतकार है उसका नाम इज्जत के साथ नहीं रहने देना। तारीख में किसी ऐसे बंदे का नाम इज्जत नहीं रहने देंगे जो सहूलतकार होगा। ठीक है, इस एजेंडे को, इस बैगेज को जो लेके आएगा, हम उसका नाम उसी तरह एस्टेब्लिश करेंगे। ये हमारा काम है। ये इस बात में किसी को डाउट ठीक है। ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। जी ठीक है, चीमा साहब आपका पॉइंट आ गया है। अब ब्रिगेडियर साहब सूरत हाल ये है कि ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ उसके बाद ज़ाहिर एलामिये में ये कहा गया है कि सिफारती रवायात को मलहूज़े खातिर रखते हुए भरपूर ये जो ख़त है इसका जवाब दिया जाएगा। ऐसी सूरत हाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। एक जानिब ये सूरत हाल है कि अमरीका जो है हमें धमकियाँ दे रहा है, दूसरी तरफ आज चीन की जानिब से भी एक ऐलान किया गया है। चीन का पाकिस्तान के कौमी वकार के दिफा में
हिमायत का ऐलान सामने आया है। तो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे? एक तरफ चीन बात कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका का प्रेशर है, कैसे हैंडल किया जाएगा? सोनिया, एक बात तो कंफर्म है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में वो ये बात कर रहे हैं कि सफारत खिताब के खिलाफ है, ये धमकी किसी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है। मींस कि लेटर हैज बीन वेरीफाइड कि ये लेटर वहीं से आया है और इसकी ऑथेंटिकेशन जो है वो क्लियर है। एक तो ये है जी, क्योंकि वहाँ पेश हुआ है तो वहाँ उन्होंने उसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है। बिल्कुल। नंबर 2, चाइना की स्टेटमेंट एक बहुत खुशाइन है। दिस प्रूव्स कि चाइना कितना हमारा वॉर टेस्टेड ऑल टाइम फ्रेंड्स, और वो जो हम कहते हैं कि फेयर फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, वो उन्होंने प्रूव किया। और आज खासतौर पर स्टेटमेंट दी कि आप छोटे मुल्कों को, छोटे एशियन कंट्रीज को आप अपनी कोल्ड वॉर में, बड़े मुल्कों की वॉर में मत घसीटें। स्टॉप डूइंग इट। नाउ दिस इज अ बिग स्टेटमेंट, और इसका मतलब ये है कि चाइना हैज कंफर्म्ड कि चाइना इज विद अस, और दिस लेट जो भी थ्रेट आ रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकंड, ये कौन सा तरीका है कि आप वहाँ बड़े बैठ के, जैसे आप एक सुपर पावर और आप मुल्क को डिक्टेट करें जी कि आप हुकूमत चेंज कर दें, इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरा दें। लेकिन आरिफ साहब, ये दो बड़े मुल्कों की राइवलरी में हम तो मारे जाएंगे ना। ये भी साथ आज स्टेटमेंट भी आया कि अगर ऐसी बात होती है कि रजीम चेंज होती है ज़बरदस्ती गलत तरीके से, तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट यहाँ से उठा ली जाएगी, तो हम तो दोनों तरफ से मारे जाएंगे। लेकिन यही मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए पाकिस्तान की कौम का क्या फ़र्ज है? पाकिस्तान की कौम मीन्स आपकी जॉइंट असेंबली, सेनेट, अपोजिशन, जो अवाम की नुमाइंदा है, उन अवाम के नुमाइंदों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और वहाँ पर जाके अगर आपके नुमाइंदे यहाँ स्टैंड नहीं लेते हैं, गल्फ जो यूक्रेन की वॉर है, क्या रिपब्लिकन ने और ये डेमोक्रेट्स एक दूसरे से अलहदा हो गए इस मामले में? सी हाउ दे आर जॉइंटली टुगेदर। नेशनल इशूज पे कोई एक्सेप्ट नहीं आप कर सकते हैं, इसके ऊपर आपका कभी भी टॉलरेंस नहीं करना चाहिए। दिस स्पीक्स कि हमारे जाती, पर्सनल, उसके बाद आपके पॉलिटिक्स जो है पार्टी के, ये इंटरेस्ट है। मुल्क भाड़ में जाए, इंडिया जो मर्जी करे, इधर हमारे रोजाना कैप्टन मेजर के कर्नल शहीद हो रहे हैं, इधर हमने इतनी शहादतें दी हैं, व्हाट रिवॉर्ड वी आर गेटिंग? हमारी कौम को इस बात का दर्द है, अवाम फौज के साथ हैं, कम अज कम अवाम के नुमाइंदे तो खड़े होने चाहिए कि आपने आए, आप क्या देखें लेटर सही है कि नहीं, एंड देन कम एंड स्टैंड इसलिए नहीं लेंगे कि जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो इनसे नाराज हो जाएंगे, एंड देन व्हाट विल हैपन? नो कॉन्फ्लिक्ट। बल्कि एहतशाम साहब, शहबाज शरीफ ने, बल्कि ऑपोजिशन ने ये कहा था कि आप ये लेटर कौम के सामने रखें, ये आप पार्लियामेंट में लाएं, अगर ये लेटर सही हुआ तो हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आज जब बुलाया गया तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया इजलास का। देखिए, ये वही जो शुरू में बात हो रही थी ना, हर इश्यू के ऊपर सियासत करना मेरा ख्याल है ये अच्छी बात नहीं है। अभी ठीक है, इस हद तक तो डिमांड की जा सकती है कि जी पार्लियामान में चीज़ों को लाना चाहिए, ठीक है, लेके आना चाहिए थे, ले आ जाए, ले जाते। अब सिक्योरिटी कमेटी जो है वो एक बड़ा फोरम है, वहाँ पे भी लेके जाई जाती हैं चीज़ें, और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़, जब जाहिर सी बात है अनलेस के पार्लियामेंट का सोनिया इन कमरा सेशन हो तो आप इस तरह की बातें करेंगे, उसमें भी आप 350 बंदे हों, इन कमरा सेशन हो भी, तो हु नोज़ के क्या कौन कल किसी के को जाके क्या बताएगा। अब ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में इतने बड़े फोरम पे सब लोग जाते हैं, वहाँ पे तो आप जाएँ, आपके अगर कंसर्न है, अगर आप उसको गलत समझते हैं, आप उनको कहें कि जी ये एक सियासी मालिक लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने किया, लेकिन उनको वहाँ जाके अपने कंसर्न ज़रूर बताने चाहिए, बजाय इसके कि एक आदमी के जी झूठा है, ये है ही है, जाली है, बनवाया गया है, फलाना है, अपने आप को बचाने के लिए किया गया। मेरा ख्याल है इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। 7 तारीख आया था वहाँ से खत, और ठीक है, ये इसकी टाइमिंग भी इस तरह मिलती है कि अदम एतमाद की तहरीक भी उसी दौरान आई है। ठीक है, मुख्तसर ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, आज जिस तरह से आपने भी बात की कि कौमी असम्बली में नंबर्स तो अपोजिशन ने पूरे कर लिए और अददी अक्सरियत तो गवर्नमेंट खो चुकी है, और गवर्नमेंट इस हवाले से जो भी जस्टिफिकेशन देती है, ज़ाहिर बैरूनी साजिश हो या जो कुछ भी हो, क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? और बिलखसूस जो प्राइम मिनिस्टर खिताब करने जा रहे हैं आपसे कुछ देर बाद, क्या मुतवक्के तौर पर खिताब? देखिए, वो बहुत सारे हवालों से अब हम गैस ही कर सकते हैं। हो सकता है कि कौम को एतमाद में लें, जो आज नेशनल सिक्योरिटी की काउंसिल की मीटिंग हुई है उस हवाले से जो बात कह सकते हैं पब्लिक में वो बताएं। बाकी ये तो आपने देखा, जो खबरें चंद दिनों से आ रही थी, कल भी थी, आज भी थी, कि जी एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि जी आप अर्ली इलेक्शन कॉल कर दें, तो दूसरी तरफ से अपोजिशन को कहा जाए कि जी आप
अदम एतमाद की तहरीक को वापस ले लें। लेकिन आज ने देखा, आज शहबाज शरीफ साहब ने बात कही और राना सनाउल्लाह ने इसको कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब ने रिजेक्ट कर दिया है। उनको एक अहम शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा जी नथिंग डूइंग, नए इलेक्शन नई हुकूमत ही कराएगी, लिहाजा ये जो प्रोसेस अदम एतमाद का ये पूरा होना चाहिए। तो बज़ाहिर तो लगता है वो ऑप्शन भी नहीं रहा। अब उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, या बज़ाहिर ये जो कॉन्स्पिरेसी है या जो हमारे साथ हुआ है, जो जिस तरीके से पाकिस्तान के एम्बेसडर ने ख़त लिख के अपने खदशात का इज़हार किया, जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई है, जो अमेरिकन हम पे दबाव डाल के कुछ करवाना चाहते हैं, उस हवाले से अगर एतमाद में लें, ये तो अब प्राइम मिनिस्टर जी बताएगी तकरीर तो पता चलेगा। अपेरेंटली जो चीज़ नज़र आ रही है चीमा साहब, वो ये है कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उन्होंने उस पर वो बैंक नहीं कर रहे। उनका ये ख्याल है कि जी इनको 11th आवर पे रोका जा सकता है, ये अपने स्पीकर साहब कह सकते हैं, और ये ओपनली बात हो भी चुकी है कि जी जो लोग पार्टी के हैं वो जाएंगे नहीं, ये तो 172 उन्होंने पूरे करने हैं, और मुनहरिफ अरकान जो हैं वो अगर जाते हैं उनको रोका जाता है, नहीं जाता। अब ये ओपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि मुनहरिफ अरकान जो हैं वो हो सकता है किसी वक्त भी अपनी पोजीशन बदल सकते हैं, लिहाजा हमने अपना गेम प्लान चेंज करके, तो इत्तेहादी जो है ना, जो हुकूमत के इत्तेहादी तो हमारी तरफ आ गए, लिहाजा हम बहुत कंफर्टेबल हैं। अब वो एक 177 का फिगर आता है, एक 180 का भी है, और कुछ लोग उससे भी आगे चले जाते हैं। तो मेरा सवाल आप ये है कि जी ठीक है, वो आप फिर वो हाई मॉरल ग्राउंड को छोड़ दें। अब नंबर गेम की अगर चीमा साहब सीधी सीधी बात की जाए, तो आपके जो अपने लोग हैं वो तो एक दफ़ा 2-3 दिन पहले फवाद चौधरी ने कहा था कि 12-13 लोगों में से 4-5 वापस आ गए हैं, फिर पता चला नहीं वापस आए। तो ये आपके लिए कितनी मुश्किल है? मुनहरिफ अरकान जो आप वापस नहीं आ रहे, कन्विंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो कराची के MNA जो हैं जो वो गए अपनी बेगम के साथ भी, क्या नाम है जी उनका, मिल के आए थे प्राइम मिनिस्टर को, आमिर लियाकत साहब, वो आए और कहा जी उनके साथ हैं, लेकिन अगले दिन देखा कि तादियों अपना अपोजिशन का साथ भी वो बैठे हुए थे, तो कोई सही बात नहीं कर रहा। तो आपके लिए ऑप्शन क्या लगता है कि जो जिस तरीके से मनोवर कर रही है अपोजिशन, वो कामयाब हो जाएगी? नंबर गेम में अगर देखें तो नंबर गेम में तो यकीनन इस वक्त बज़ाहिर उनको बरतरी है, लेकिन इसमें जो खतरनाक बात है कि लोगों को प्लस माइनस आवाम को पता है कि कौन किसके इन्फ्लुएंस में है, कौन किसके इन्फ्लुएंस में है, और अगर कोई गया है तो यकीनन कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये बात ओवरऑल खतरनाक है अदारों के लिए, अदारों के लिए खतरनाक है। लिहाजा इसका जो कोई मिड वे है वो निकालना पड़ेगा। कोई मिड वे निकालेंगे तो चलेगा, अदरवाइज आप कह लें कि आप स्टेबल नहीं रख सकते चीज़ों को। वो मिड वे में क्या हो सकता है चीमा साहब? खबरें ये भी आ रही थी कि कोई सालसी की पेशकश भी की गई है, और जाहिर है प्राइम मिनिस्टर को ये कहा गया है, अपोजिशन को ये कहा गया है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस लें, और गवर्नमेंट को ये कहा गया है कि आप अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर दें। तो ये कहीं मिड वे, और अपोजिशन कह रही है हम किसी सूरत NRO नहीं देंगे, ये कहीं बात डिस्कशन हुई है इस हवाले से? देखें, मिड वे यही बनता है कि आप कह रहे हैं कि आप अर्ली इलेक्शन में चले जाएं, आप अर्ली इलेक्शन में चले जाएं, फ्रेश मैंडेट में चले जाएं, और उसमें सारों के लिए फेस सेविंग है, उसमें स्टेबिलिटी आप रिवाइव कर सकते हैं। अदरवाइज आप देखें इस वक्त दो काम हुए हैं। एक हुआ कि अपोजिशन गवर्नमेंट ने या PTI ने अपने लोगों को कॉल दी, तो वहाँ जहाँ वो जलसा किया, एक दिन के नोटिस पे भी वहाँ जो कुछ हुआ आपने देखा। दूसरी तरफ PDM ने, आप कह लें कि PTI ने भी, और दूसरी क्या नाम है पीपल्स पार्टी ने, और दूसरी तरफ नून लीग प्लस रहमान साहब ने, जो अगले दिन जब जलसा करते हैं तो अगर हमारे 11 लाख 12 लाख बंदे हैं, तो वो जो जलसा करते हैं तो उसमें 10,000 बंदे पूरे नहीं होते। आप कह लें कि जब इस तरह की जिद का मामला हो जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज का वर्कर निकलता है। तो इससे जब PTI का इतना सक्सेसफुल जलसा हुआ है तो उसके बाद हम समझते थे कुछ ना कोई बेहतर लोग निकलेंगे, नहीं निकले तो इसका मतलब है कि लोगों ने दो काम किए हैं। एक ये कि तो चीमा साहब ये तो अच्छी बात है, लोग आपके साथ आ गए तो बेहतर नहीं है। लोग कहते हैं कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट सियासत में होती है, आप देर कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ लोग, आपका वोटर जो नाराज भी था वापस आ गया सपोर्टर, तो बेहतरीन आपके लिए हल नहीं कि बजाय इसके कि आखिर में जाके आप वो कुछ करें जिसके लिए शायद एक्सेप्टेबिलिटी ना हो, आज ही करें ताकि लोग आपके साथ सड़कों पे हों या जहां भी आप चाहते हैं आप लेके जा सके उन्हें। नहीं, हम यही बात कर रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन का मतलब क्या है कि आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस लें और अर्ली इलेक्शन में चले जाएं। वो एक फ्रेश मैंडेट आ जाएगा कि किसके नैरेटिव को लोगों ने सपोर्ट किया है। तो ये भी बात प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं आई ना सर, आ जाए ना। और क्या जो आप बात कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर आज ऑफर कर दें, हो सकता है
नहीं करेंगे तो कौम उनसे पूछेगी भाई ये इस जान से क्यों गैर यकीनी की सूरत हाल से मुल्क को क्यों नहीं निकाल रहे। और शहबाज गिल और फवाद चौधरी ने तो बड़े वाज़ेह अंदाज में इसको मुस्तरद किया है, ऑपोजिशन के इस नैरेटिव को। नहीं, मैं समझता जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो कोई बंदा भी कोई बात थ्रो नहीं करता। मैं तो लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ ना, कोई बंदा भी बात को थ्रो नहीं करता। जो भी पार्ट ऑफ मुज़ाकरात हैं, नेगोशिएशन है, वो थ्रो नहीं करेंगे कोई चीज भी, किसी चीज पे नेगोशिएट करके एतमाद वापस लेने की पेशकश की गई है। मैं समझता जहां मुज़ाकरात हो रहे हैं वहां ये बात जरूर होगी। ये हो सकता है कि इसके बगैर कोई बात हो, तरीका ये बनता है, इसके अलावा कोई तरीका बनता नहीं है। इसके अलावा कोई आपके पास कोई यू कैन से महफूज रास्ता नहीं है। कौम के पास, अपोजिशन के पास, अदारों के पास और गवर्नमेंट के पास महफूज रास्ता इस वक्त एक ही है, इसके अलावा महफूज रास्ता नहीं है। और मैं समझता हूं महफूज रास्ता तो कहती है महफूज रास्ता गवर्नमेंट के पास नहीं है। हमारा क्या मसले है, हमारे तो बंदे पूरे हैं, हमारे तो लोग पूरे हैं। आज भी असेंबली के इजलास में उन्होंने कहा कि कराएं वोटिंग, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अब आपके पास कुछ नहीं रहा सिवाय प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन करने। रास्ता आपको चाहिए, वो कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन जलसा था तो मैं स्टेज पे था, तो वहां पे आप कह लें कि मैंने जिस बंदे से भी पूछा कि नंबर्स क्या हैं, तो किसी को कोई डाउट नहीं था कि नंबर जो हैं वो हमारे कम हैं। उस दिन भी, जलसे वाले दिन भी, हमारी स्टेज पे जो टॉप लीडरशिप बैठी हुई थी, वहां पे स्टेज एक ही बात कर रहा हूँ, वहां पे किसी को इस बात पे डाउट नहीं था कि नंबर में हम किसी हद तक डेफिसिट में हैं। लेकिन और ये बात अवाम को भी पता था। जब अवाम को था तो इसके अगर 11 लाख 12 लाख 15 लाख लोग आए हैं तो इसका मतलब है कि लोगों के लिए पास नंबर की अहमियत नहीं है। नंबर गेम के हवाले से आप समझते हैं गेम इज ओवर? नहीं, मैं समझता हूं गेम इज ओवर नहीं, गेम तो हमारे हाथ में आ गई। रैली में आपके पास नंबर हो भी, देखें जब पीपल्स पार्टी ने 2013 तक हुकूमत की तो 2013 में उनके पास हुकूमत भी थी और उनकी गेम ओवर हो गई कि जब आपके पास नंबर ना हो तो आप इररेलेवेंट हो जाते हैं। पंजाब में टोटली इररेलेवेंट हो गए, ठीक है। जब आपके पास सपोर्ट हो तो फिर आप कभी इररेलेवेंट नहीं होते, कभी आपकी गेम ओवर नहीं होती, आप हर रोज पहले ज्यादा ताकतवर हो रहे होते हैं। चलिए हारिस नवाज साहब से जरा एनालिसिस ले लेते हैं। हारिस नवाज साहब, अब ये चीमा साहब ज़ाहिर है अब तस्लीम कर रहे हैं कि अददी अक्सरियत तो वो खो चुके हैं, ऑपोजिशन को बढ़तरी हासिल है नंबर गेम में। एक तो ये बताएं कि आपको लगता है कि अभी भी कोई मोजिज़ा हो सकता है अगर तहरीक अदम एतमाद की तरफ मामला जाता है? दूसरा सर ये भी बताएं कि ये एक तो ज़ाहिर गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन ये दे रही है और आज ज़ाहिर है ये किसी हद तक प्रूव भी हो गया कि धमकियाँ में इस खत आया, ये बैरूनी साजिश है, बैरूनी हाथ मुलविस है, वेस्ट नहीं चाहता कि प्राइम मिनिस्टर रहें इमरान खान साहब। लेकिन सर दूसरा आपको नहीं लगता कि हुकूमत की भी इसमें काफ़ी कोताहियां हैं? बुज़दार साहब के मामले को लेकर खुद पीटीआई के अपने लोग तनकीद करते रहे कि इनको हटाया जाए, फिर अभी जब ये तहरीक अदम एतमाद का मामला आया तो जहांगीर तरीन ग्रुप से राबिता नहीं हुआ, फिर परवेज़ इलाही को कहा बनाया जाए वज़ीर आला तो कहा कि नहीं बनाया जाएगा, फिर आखिरी टाइम में तो ये कहीं ना कहीं गलतियाँ पीटीआई की भी। सोनिया देखें, ये तो बड़ी क्लियर बात है कि कहीं ना कहीं बहुत कोताहियां हैं पीटीआई की, खास तौर पे पंजाब में जो बुज़दार को चेंज नहीं किया गया। आई विश कि अगर 1 साल पहले ये हो जाता तो आज पंजाब स्ट्रांग होता, ना कोई ग्रुपिंग होती और पंजाब की वजह से कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ना आ सकता। इस पे तो कोई डाउट नहीं है। और दूसरा माजी के साथ हमारे साहब ये पंजाब को इस्लामाबाद से चलाने का तजर्बा भी नाकाम हो गया। एब्सोल्युटली नहीं। आप टीम कैप्टन क्यों बनाते हैं? बिकॉज ही हैज टू रन द टीम। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जाके लाहौर में डिसीजन करने, दैट मीन यू आर नॉट डूइंग योर ओन, आपके काम में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अब एहतशाम साहब बात यह है कि इस वक्त अगर आप देखा जाए तो 3-4 चीज़ें नज़र आ रही हैं बड़ी क्लियर। नंबर 1, अगर पीटीआई की हुकूमत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज़ करती है, मीन्स पीटीआई विल बी ऑन रोड्स और इस्लामाबाद एंड सो ऑन सो प्लेसेस विल हैव ट्रबल और एक क्राइसिस मुल्क के स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर 2, अगर किसी वजह से मौजसा जिसको हम कहते हैं होता है और ऑपोजिशन लूज करती है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग जो पहले अपॉर्चुनिस्ट बैठे हुए हैं वो उसी तरह सीट पर आके सब कुछ शुरू हो जाएगा। कैन वी अफोर्ड इट? क्या हमें इस वक्त स्टेबिलिटी चाहिए या हमें इंस्टेबिलिटी चाहिए? क्या हमें एक इकनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए और मुल्क का क्या नुकसान हो रहा है? इसके लिए आई स्टिल फील कि इस वक्त या तो पॉलिटिशियन सीनियर जो है वो इंटरवीन करें, और जब आप हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट करती है दे शुड कॉल बोथ पार्टीज और बैठ के बात करें कि व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है या आपको अपनी पार्टियां इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो के किस तरीके से आया उसको एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट पार्टी, तो इसका मतलब ये है कि देन फाइंड अप वाया मीडिया निकालें एंड द सोल्यूशन कुड बी कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अब जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है ही अनाउंस जनरल इलेक्शंस
एंड देन जो है ऑपोजिशन वो अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वापस ले, इंटरिम गवर्नमेंट बने एंड देन गो फॉर जनरल इलेक्शन। दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। ना इसमें आप ये कह सकते हैं कि ऑपोजिशन को कुछ हो रहा है, ना गवर्नमेंट पहले ही इलेक्शन तय कर रही है, उनको फायदा ये होता है कि उनका हाइप बना हुआ है। आई थिंक और PMLN भी जल्दी इलेक्शन चाहती थी, ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर है और वो जो एनिमी नैरेटिव है वो भी हम डिफीट कर सकते हैं। सही, ठीक है। मुख्तसर ब्रेक, गुफ्तगू के सिलसिले को ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। चीमा साहब, अब होगा क्या अगर बिलफर्ज ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है या फिर कामयाब हो जाती है बिलफर्ज, तो फिर स्ट्रैटेजी क्या है? फिर आपने सड़कों पर आना है, वही जल्द से जुलूस, अपना ये जो नैरेटिव है कि मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश हुई, यही प्लान है, यही स्ट्रैटेजी है? आदमी हूँ, जितना इस वक्त सेंसिटिव चीज़ें हैं, पिछले साल जून में जब दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई तो शौकत तरीन साहब, मैं और वज़ीर आज़म साहब वो मीटिंग में थे, चूँकि मैं फूड से रिलेटेड हूँ। जी बिल्कुल। ऐसे मतलब मैं एडवाइज़र था उनका स्पेशल, तो फूड से रिलेटेड था और फूड नजर आ रहा था। तो मतलब ये साथ से गुजरने वाली बात थी। जिस तरह हमेशा जब भी ये कमोडिटी का प्राइसिंग साइकिल ऊपर आया है, इन्फ्लेशन साइकिल आया है, तो पाकिस्तान की यू कैन से ये जो फॉरेन रिजर्व से हमेशा डिप्लीट हो गए, टोटल फारग हो गया पाकिस्तान। ये 2008 में हुआ, 2014 में हुआ और यू कैन से 2018 में हुआ। ये हमेशा ये हुआ। पहली बार है कि जब ये इतना ज्यादा कमोडिटी साइकिल आया इन्फ्लेशन का, लेकिन फिर भी आपके रिजर्व ठीक है। सो यहाँ पे आप कह लें कि इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी, ठीक है, पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लास्ट मिनट आप कुछ कमेंट करना चाहें आखिर में ब्रिगेडियर साहब? पाकिस्तान के लिए, पूरी पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के नुमाइंदों को, सबको सर जो के बैठना चाहिए कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है। अगर जनरल इलेक्शन चाहते हैं जैसे पहले डिमांड थी, तो आई थिंक उसको लिए तो माज़रत के साथ पाकिस्तान को, साहब वो तो नहीं बैठेंगे सारे। मेरे ख्याल में ये किसी को बिठाना चाहिए, चाहे सीनियर पॉलिटिशियन हो या एस्टेब्लिशमेंट। ऑनेस्टली आई फील के ये मौके पे सिविल सोसाइटी का दबाव, अदलिया और बाकी अदारे बीच में आए तो शायद कुछ सूरत हाल बदलेगी। जी एहतशाम साहब, आपको लगता है कि ये कोई ना कोई दरमियान में सालसी का किरदार अदा करेगा? देखिए, सालसी का किरदार हमेशा अदा करने वाले लोग हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन जब दोनों तरफ से गन्स अपनी आप इतनी आगे लेके चले जाएं कि वापसी नहीं हो और जाती जिसको कहते हैं वो पैथोलॉजिकल हेट्रेड एक दूसरे के खिलाफ हो, तो चीजें नहीं ठीक होती। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने बहुत सा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।